रात के ठीक 2:33 हुए थे। शहर के बाहरी इलाके में बनी वो पुरानी हवेली, जिसे स्थानीय लोग चिड़िया खाना कहते थे, आज किसी कब्रगाह से कम नहीं लग रही थी। बाहर तूफान अपना कहर बरपा रहा था। हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर आने की जिद कर रही हो। लेकिन उस हवेली के मास्टर बेडरूम के अंदर एक जानलेवा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा भारी होता है। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक शरीर पड़ा था। डॉक्टर अवनीश खन्ना, शहर के सबसे रईस और सम्मानित न्यूरोसर्जन। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। आंखें छत की ओर टंगी थीं, जिनमें अब भी आखिरी पल का खौफ जमा हुआ था। उनका बायां हाथ छाती पर था, जैसे दिल को रोकने की कोशिश कर रहे हों, और दाहिना हाथ जमीन पर फैला हुआ था। उंगलियों के पास नींद की गोलियों की एक शीशी लुढ़की हुई थी। कामपोज। ढक्कन खुला था और कुछ सफेद गोलियां गहरे लाल कालीन पर बिखरी हुई थीं, जैसे किसी टूटे हुए हार के मोती। कमरे के एक कोने में इंस्पेक्टर राणे खड़े थे। उन्होंने एक प्लास्टिक बैग में सुसाइड नोट डाला और हताशा में सिर हिलाया। केस क्लियर है, राणे ने अपने हवलदार से कहा। आवाज में थकान थी। डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। पत्नी की मौत के बाद अकेले पड़ गए थे। आज रात हिम्मत टूट गई होगी। सुसाइड है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फाइल तैयार करो। तभी कमरे के अंधेरे कोने से माचिस जलने की आवाज आई। धड़क। हवा में सल्फर की गंध फैल गई। एक लंबी परछाई दीवार पर उभरी। इंस्पेक्टर राणे चौंक कर मुड़े। वहां खिड़की के पास, जहां बिजली की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी, एक शख्स खड़ा था। ब्योमकेश। उसने अपनी सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए वो धीरे धीरे लाश की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें किसी शिकारी बाज की तरह हर बारीक डिटेल को स्कैन कर रही थीं। इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो इंस्पेक्टर। कभी कभी जो दिखता है वो सिर्फ एक छलावा होता है। ब्योमकेश की आवाज भारी और गूंजने वाली थी। राणे चिढ़ गए। ब्योमकेश, अब इसमें क्या रहस्य है? दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी डॉक्टर की जेब में थी। खिड़कियां सील हैं। सुसाइड नोट उनकी अपनी लिखावट में है। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? ब्योमकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घुटनों के बल लाश के पास बैठ गया। उसने डॉक्टर के चेहरे को गौर से देखा। फिर उसने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और डॉक्टर के होठों के किनारों को जांचा। इंस्पेक्टर, ब्योमकेश ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जो नींद की गोलियां खाकर मरा हो और उसके चेहरे पर इतना दर्द हो? नींद की गोलियां इंसान को धीरे धीरे बेहोशी में ले जाती हैं। मौत शांति से आती है। लेकिन डॉक्टर का चेहरा देखिए। मांसपेशियां खिंची हुई हैं, गर्दन की नसें फूली हुई हैं। ये शांति नहीं है राणे, ये तड़प है। ब्योमकेश खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। उसकी नजर बेड के पास रखी मेज पर गई। वहां पानी का एक गिलास रखा था, आधा भरा हुआ। अगर उन्होंने ढेरों गोलियां खाई तो गिलास में पानी कम होना चाहिए था, लेकिन गिलास में पानी की मात्रा और गोलियों की संख्या का गणित मेल नहीं खा रहा। और सबसे बड़ी बात, ब्योमकेश रुका और कमरे के कोने में रखे एक पुराने एंटीक ग्रामोफोन की ओर इशारा किया। सुई रिकॉर्ड के खत्म होने के बाद भी घूम रही थी, खर्र खर्र की आवाज के साथ। डॉक्टर अवनीश क्लासिकल संगीत के दीवाने थे। वे अपनी विनाइल रिकॉर्ड्स को जान से ज्यादा प्यार करते थे। क्या कोई इंसान जो मरने जा रहा हो वो रिकॉर्ड को ऐसे ही खराब होने के लिए छोड़ देगा? नहीं, उसे किसी ने बीच में ही रोक दिया था, या शायद मौत ने उसे रोक दिया। बिजली कड़की और कमरे में रोशनी भर गई। ब्योमकेश का चेहरा सख्त हो गया। ये आत्महत्या नहीं है इंस्पेक्टर, ये एक हत्या है। एक बहुत ही शातिर, बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई हत्या। और कातिल कोई बाहरी नहीं है। कातिल ने बाहर से दरवाजा नहीं तोड़ा, क्योंकि कातिल पहले से ही अंदर था। राणे के माथे पर पसीना आ गया।
मतलब तुम कहना चाहते हो कि कातिल अभी भी? हाँ, ब्योमकेश ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसलते हुए कहा। कातिल अभी भी इसी हवेली में है। शायद वो हमें सुन रहा है, शायद वो हमारे बीच ही सांस ले रहा है। आज रात इस चिड़िया खाने का कोई जानवर आदमखोर बन गया है। ब्योमकेश के कहने पर इंस्पेक्टर राणे ने तुरंत हवेली को सील करने का आदेश दे दिया। बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। तूफानी रात में हवेली अब दुनिया से कट चुकी थी। अंदर मौजूद लोग न बाहर जा सकते थे, न कोई अंदर आ सकता था। ये एक पिंजरा बन चुका था, बिल्कुल उस नाम की तरह जो डॉक्टर ने इस घर को दिया था, चिड़िया खाना। ब्योमकेश अब ड्राइंग रूम में खड़ा था। यह कमरा किसी म्यूजियम जैसा लगता था। ऊंची छतें, लकड़ी की नक्काशीदार दीवारें और दीवारों पर सजे हुए मरे हुए जानवरों के सिर, एक बारहसिंघा, एक जंगली भैंसा और बीच में एक खूंखार शेर का सिर जिसका मुंह खुला था, मानो वो अभी भी दहाड़ रहा हो। डॉक्टर अवनीश को शिकार का शौक था, लेकिन विडंबना देखिए, आज रात शिकारी खुद शिकार बन गया था। सबको यहां बुलाओ, ब्योमकेश ने आदेश दिया। हर एक शख्स जो आज रात इस छत के नीचे मौजूद था। अगले 10 मिनट में 5 लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए। माहौल में डर और संदेह की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। ब्योमकेश उन सबको बारीकी से देख रहा था। उसे हत्यारे को ढूंढना था, लेकिन उससे पहले उसे इन किरदारों को समझना था। सबसे पहले था समीर, डॉक्टर का भतीजा और इकलौता वारिस। वो करीब 25 साल का नौजवान था, जिसके चेहरे पर घबराहट से ज्यादा नशा दिखाई दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थी और कपड़ों से महंगी शराब की बदबू आ रही थी। वो सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे उसे जबरदस्ती बिठाया गया हो। पैर लगातार हिल रहे थे। उसके बगल में बैठी थी शीला, डॉक्टर की पर्सनल नर्स। वो 30 के आसपास की एक आकर्षक महिला थी। उसने एक साधारण साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी घड़ी उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रोने से या शायद ना सोने से। वो बार बार अपने पल्लू को उंगलियों में लपेट रही थी, जो उसकी बेचैनी का सबूत था। तीसरा शख्स था मिस्टर खन्ना, डॉक्टर का पुराना बिजनेस पार्टनर। एक भारी शरीर वाला गंजा आदमी जो लगातार रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहा था, जबकि कमरे का तापमान काफी कम था। उसकी नजरें कहीं नहीं टिक रही थीं। कभी वो पुलिस वालों को देखता, कभी समीर को और कभी दीवार पर टंगे शेर को। चौथा था रसोइया, एक मोटा और सांवला आदमी जो कोने में सहमा हुआ खड़ा था। उसके एप्रन पर अभी भी हल्दी और तेल के दाग थे। वो इतना डरा हुआ लग रहा था जैसे उसे यकीन हो कि पुलिस उसे ही पकड़ेगी। और पांचवां रघु, हवेली का पुराना माली। वो सबसे अलग था। 60 साल का बुजुर्ग जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर न डर था, न दुख, न कोई जिज्ञासा। वो बिल्कुल पत्थर जैसा शांत था। आप सबको पता है कि डॉक्टर अवनीश अब नहीं रहे, ब्योमकेश ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन मैं जानता हूं, और शायद आप में से कोई एक और शख्स भी जानता है कि यह हत्या है। कमरे में जैसे बम गिर गया हो। हत्या? समीर हकलाया। उसने झटके से सिर उठाया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? अंकल ने नोट लिखा है, वो बीमार थे। बीमार थे, पागल नहीं, ब्योमकेश ने समीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। समीर, तुम डॉक्टर के इकलौते वारिस हो। उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है। सुना है तुम पर जुए का बहुत बड़ा कर्ज है। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो खड़ा हो गया। मेरी निजी जिंदगी के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने नहीं मारा उन्हें। मैं तो अपने कमरे में था, शराब पी रहा था। आप रसोइये से पूछ सकते हैं, उसने मुझे बोतल लाकर दी थी। बैठ जाओ, हाथ के एक इशारे से उसने चुप करा दिया। मैंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया है, मैं सिर्फ मकसद तलाश रहा हूं, और इस कमरे में मकसद की कमी नहीं है। उसने अपनी नजरें खन्ना की तरफ घुमाई।
क्यों मिस्टर खन्ना, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है ना? डॉक्टर अवनीश ने आपको बेल आउट पैकेज देने से मना कर दिया था। कल दोपहर आप दोनों के बीच काफी जोर से बहस हुई थी, नौकरों ने आवाजें सुनी थी। खन्ना पसीना पोंछते हुए बड़बड़ाया, वो बस एक बिजनेस मीटिंग थी। दोस्तों में बहस होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्त का खून कर दूंगा। दोस्त? व्योमकेश ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, पैसा और दोस्ती अक्सर एक म्यान में नहीं रह पाते मिस्टर खन्ना। व्योमकेश फिर शीला के पास गया। वो उसके इतना करीब जाकर खड़ा हुआ कि शीला असहज हो गई। और मिस शीला, डॉक्टर साहब पूरी तरह आप पर निर्भर थे। उनकी दवाइयां, उनका खाना सब आपके हाथ से आता था। लेकिन मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब ने आपको नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। कुछ गायब था घर से, शायद कोई कीमती जेवर। शीला की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन उसकी कांपती आवाज ने सच बता दिया। व्योमकेश कमरे के बीच में वापस आया। लालच, कर्ज, डर और बदला, उसने एक दार्शनिक अंदाज में कहा। यहां मौजूद हर शख्स के पास डॉक्टर को मारने की वजह है। डॉक्टर अवनीश ने इस जगह को चिड़ियाखाना सही नाम दिया था। फर्क बस इतना है कि जानवर पिंजरों में नहीं बल्कि सोफे पर बैठे हैं। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। तूफान की वजह से पावर कट हो गया था। घना अंधेरा छा गया। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा, राणे चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमने लगी। तभी अंधेरे में एक कांच टूटने की आवाज आई, छनन, और उसके साथ ही किसी की दबी हुई चीख। इंस्पेक्टर, टॉर्च इधर, व्योमकेश की आवाज आई। जब रोशनी उस कोने में पड़ी तो देखा कि एक फूलदान टूटा पड़ा है और उसके पास जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। व्योमकेश ने उसे उठाया। ये एक दवा का पर्चा था, लेकिन उस पर एक अजीब सा रासायनिक फॉर्मूला हाथ से लिखा हुआ था। खेल शुरू हो चुका है, व्योमकेश ने पर्चा अपनी जेब में रखते हुए कहा। कातिल ने अपनी पहली गलती कर दी है, वो घबरा रहा है। कहानी अभी बस शुरू हुई थी। रात लंबी थी और रहस्य गहरा। जनरेटर की गड़गड़ाहट के साथ हवेली की लाइट वापस आती है। पीली रोशनी में हर चेहरा और भी डरावना लग रहा है। व्योमकेश के हाथ में अभी भी वो कागज का टुकड़ा है। व्योमकेश ने उस कागज को रोशनी के सामने किया। उस पर पेंसिल से लिखा था HCN, हाइड्रोसियानिक एसिड। व्योमकेश ने बुदबुदाते हुए सबकी तरफ देखा। एक ऐसा जहर जो हवा में भाप बनकर उड़ जाता है, शरीर में कोई निशान नहीं छोड़ता सिवाय कड़वे बादाम की एक हल्की सी गंध के। और सबसे खास बात, यह मार्केट में नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। वो शीला की तरफ मुड़ा। मिस शीला, आप एक क्वालिफाइड नर्स हैं, आपको केमिस्ट्री की समझ होगी ही। शीला सकपका गई। जी थोड़ी बहुत, लेकिन इसका मर्डर से क्या लेना देना? डॉक्टर ने तो गोलियां खाई थी। यही तो चाल है, व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ठंडी मुस्कान। गोलियां सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी, रेड हेरिंग, ताकि पुलिस आए, सुसाइड नोट देखे, खाली शीशी देखे और केस बंद कर दे। लेकिन कातिल ने डॉक्टर को नींद की गोलियां खिलाई ही नहीं, उसने उन्हें जहर सुंघाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर, जो अब तक गुस्से में था, अब डर गया था। सुंघाया? लेकिन कैसे? कोई उनके मुंह पर कपड़ा रखकर तो नहीं खड़ा था। नहीं समीर, व्योमकेश ने कहा, कातिल इतना बेवकूफ नहीं था कि संघर्ष के निशान छोड़े। तरीका बहुत सभ्य था, इतना सभ्य कि डॉक्टर को मरते वक्त पता भी नहीं चला होगा। व्योमकेश ने अपनी नजरें अब मिस्टर खन्ना पर गड़ा दी। खन्ना का पसीना अब और तेज बहने लगा था। मिस्टर खन्ना, व्योमकेश धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, जैसे शेर अपने शिकार को घेरता है। आपकी फार्मा कंपनी है, रसायनों का एक्सेस आपके पास सबसे ज्यादा है। और कल दोपहर आप डॉक्टर की लैब में क्या कर रहे थे? खन्ना कांपने लगा। मैं वहां सिर्फ पुराना स्टॉक चेक करने गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं। मेरा इस जहर से कोई लेना देना नहीं है। सच? व्योमकेश ने अचानक खन्ना का हाथ पकड़ लिया। खन्ना की हथेली पर एक हल्का सा पीला दाग था। ये दाग, ये एसिड बर्न जैसा लग रहा है। रसायन के साथ छेड़छाड़ करते वक्त अक्सर ऐसा होता है। खन्ना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। ये तो बस सिगार से जल गया था। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत कहां है? सबूत? व्योमकेश ने कमरे में टहलना शुरू किया। सबूत तो इस कमरे में बिखरे पड़े हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए।
उसने रसोइये की तरफ देखा जो अभी भी कोने में दुबका हुआ था। काका, कल रात खाने के बाद डॉक्टर के कमरे में कौन गया था? रसोइया हड़बड़ा गया। कोई नहीं साहब, बस समीर बाबा गए थे पैसे मांगने। सबकी नजरें समीर पर टिक गईं। समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू झूठ बोल रहा है, समीर चिल्लाया और रसोइये की तरफ लपका। इंस्पेक्टर राणे ने बीच में आकर समीर को रोक लिया। मैं गया था, हाँ, मैंने स्वीकार किया, लेकिन वो जिंदा थे तब। मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। मैंने उन्हें 2-4 बातें सुनाई और वहां से आ गया। मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। दिलचस्प, व्योमकेश ने अपनी ठोड़ी खुजाई। समीर को पैसे चाहिए थे, खन्ना को अपना बिजनेस बचाना था, शीला को अपनी चोरी छिपानी थी। सबके पास डॉक्टर के मरने की वजह थी, लेकिन जहर का इस्तेमाल वही करेगा जिसका दिमाग ठंडा हो। और समीर, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है। व्योमकेश खिड़की के पास गया और बाहर अंधेरे में देखा। आउटहाउस की तरफ एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर, व्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, क्या आपने माली रघु की तलाशी ली? वो तो बस एक बूढ़ा आदमी है व्योमकेश, उसे केमिस्ट्री या क्या पता होगा। कभी कभी व्योमकेश ने पलट कर कहा, सबसे खतरनाक जानवर वही होता है जो सबसे शांत बैठता है। मुझे रघु के कमरे की तलाशी लेनी है अभी। बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी। व्योमकेश, इंस्पेक्टर राणे और 2 हवलदार टॉर्च की रोशनी में भीगते हुए आउट हाउस की तरफ बढ़े। ये एक छोटा तंग कमरा था जहां रघु रहता था। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध आई। कमरा बेहद साधारण था। एक खाट, एक पुरानी संदूक और दीवार पर कुछ भगवान की तस्वीरें। रघु खाट पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा हो। खड़े हो जाओ, राणे ने कड़क आवाज में कहा। रघु धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अभी भी वही शून्यता थी। क्या चाहिए साहब? मैंने तो कुछ किया नहीं। व्योमकेश ने कमरे का जायजा लिया। उसकी नजर संदूक के नीचे दबी एक किताब के कोने पर पड़ी। उसने झुककर किताब निकाली। ये कोई धार्मिक किताब नहीं थी, ये एक पुरानी मेडिकल जर्नल थी, 20 साल पुरानी। व्योमकेश ने पन्ने पलटे। एक पन्ने पर डॉक्टर अवनीश की जवानी की तस्वीर थी। हेडलाइन थी, लापरवाही या हादसा, सर्जरी के दौरान मरीज की मौत। व्योमकेश ने रघु की आंखों में देखा। ये मरीज जिसका नाम केशव था, ये कौन था तुम्हारा? रघु के चेहरे की मांसपेशी फड़की। पहली बार उस पत्थर जैसे चेहरे पर कोई भाव आया, दर्द, गहरा पुराना दर्द। भाई, रघु ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा छोटा भाई। इंस्पेक्टर राणे हैरान रह गए। तो तुम 30 साल से यहां बदला लेने के लिए काम कर रहे हो? बदला? रघु हंसा, एक खोखली हंसी। नहीं साहब, न्याय। डॉक्टर साहब ने मेरे भाई को मारा और पैसे के दम पर केस रफा दफा कर दिया। उन्होंने कहा एक्सीडेंट था। मैंने कसम खाई थी कि मैं भी उन्हें ऐसा ही एक्सीडेंट दूंगा। तो तुमने जहर बनाया? नहीं, रघु ने सिर हिलाया। मैं अनपढ़ हूं साहब, मैं जहर नहीं बना सकता, लेकिन मैंने किसी को बनाते हुए देखा था। माहौल एकदम से बदल गया। व्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। किसको? कल रात। रघु ने खिड़की से मुख्य हवेली की तरफ इशारा किया। तूफान शुरू होने से पहले मैंने देखा कि कोई पुरानी लैब की खिड़की से अंदर घुस रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्नर और कांच की नलियां थीं। मैंने चेहरा नहीं देखा साहब, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी। क्या? व्योमकेश ने पूछा। एक कड़ा, रघु ने याद करते हुए कहा। चांदी का कड़ा उस आदमी के हाथ में चमक रहा था जब बिजली कड़की थी। व्योमकेश और राणे ने एक दूसरे को देखा। हवेली में चांदी का कड़ा कौन पहनता था? समीर? नहीं, वो सिर्फ घड़ी पहनता था। खन्ना? वो अंगूठियां पहनता था। रसोइया? उसके हाथ खाली थे। क्या शीला? व्योमकेश ने सोचा। नहीं, वो कड़ा नहीं पहनती। तभी व्योमकेश के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। उसने डॉक्टर की लाश को याद किया। डॉक्टर के हाथ खाली थे, लेकिन उनकी कलाई पर एक निशान था, जैसे वहां कुछ पहना जाता हो जो अब गायब था। वापस चलिए, व्योमकेश ने तेजी से कहा। हमें तुरंत हवेली के अंदर जाना होगा। कातिल भागने की तैयारी कर रहा है। वे लोग दौड़ते हुए वापस हवेली के हॉल में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। हॉल खाली था। शीला, समीर और खन्ना तीनों गायब थे और फर्श पर ताजी खून की बूंदें पड़ी थीं जो रसोइये के क्वार्टर की तरफ जा रही थीं। देर हो गई, व्योमकेश ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। हालांकि वो जासूस था, इस खतरनाक मोड़ पर उसने राणे की सर्विस रिवॉल्वर ले ली।
जानवर अब खूंखार हो चुका है। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी चीर सकता है। ब्योमकेश ने खून के निशान का पीछा करना शुरू किया। ये निशान किचन की तरफ जा रहा था और किचन से एक अजीब सी गंध आ रही थी, गैस की गंध। माचिस मत जलाना, ब्योमकेश चिल्लाया। पूरा घर बारूद के ढेर पर बैठा है। रहस्य की परतें खुलने के बजाय और उलझ गई थीं। चांदी का कड़ा किसका था, तीनों संदिग्ध कहाँ गए और किचन में गैस किसने खोली? हवेली का गलियारा। सन्नाटा ऐसा है कि ब्योमकेश और इंस्पेक्टर राणे की सांसों की आवाज भी गूंज रही है। हवा में कुकिंग गैस की तीखी गंध और ज्यादा गहरी होती जा रही है। ब्योमकेश ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और इंस्पेक्टर को इशारा किया, आवाज मत करना। हवेली का यह हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। रसोइये के क्वार्टर से लेकर किचन तक के रास्ते पर खून की बूंदें एक भयानक नक्शा बना रही थीं। माचिस या लाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, ब्योमकेश ने बुदबुदाते हुए चेतावनी दी। गैस का घनत्व इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी चिंगारी इस पूरी चिड़ियाखाना को शमशान बना देगी। वे धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से शू शू की आवाज आ रही थी। गैस स्टोव का बर्नर पूरी ताकत से खुला छोड़ दिया गया था। ब्योमकेश ने अपनी सांस रोकी और तेजी से अंदर घुसा। उसने बिना एक पल गंवाए सबसे पहले गैस के नॉब को बंद किया। फिर उसने खिड़कियों के कांच अपनी कोहनी से तोड़ दिए। छनन, ताजी ठंडी हवा और बारिश की बौछार अंदर आई, जिससे दम घोटने वाली गैस बाहर निकलने लगी। टॉर्च यहां लाओ, ब्योमकेश ने कहा। राणे ने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। वहां सब्जियों की टोकरियों के बीच रसोइया पड़ा था। उसका चेहरा जमीन की तरफ था। सिर के पीछे एक गहरा घाव था जिससे खून बहकर फर्श पर जम गया था। पास ही में एक भारी लोहे का फ्राइंग पैन पड़ा था, हत्या का हथियार। राणे ने रसोइये की नब्ज जांची। मर गया है, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। सिर पर एक ही वार किया गया, लेकिन पूरी ताकत से। ब्योमकेश लाश के पास बैठा। यह सिर्फ हत्या नहीं है इंस्पेक्टर, यह सफाई है। रसोइया कुछ जानता था। शायद उसने कातिल को वो जहर बनाते हुए या उसे डॉक्टर के कमरे में जाते हुए देख लिया था। कातिल ने उसे चुप करा दिया और फिर गैस खोल दी ताकि ये एक दुर्घटना लगे। अगर गैस से धमाका होता तो रसोइये की लाश और सबूत दोनों जलकर राख हो जाते। लेकिन कातिल है कौन? राणे झुंझला गए। समीर, खन्ना या शीला, तीनों गायब हैं। ब्योमकेश की नजर रसोइये की मुट्ठी पर गई। उसकी उंगलियां कसकर बंद थीं, जैसे मरते वक्त उसने कातिल से कुछ छीन लिया हो। राणे, इसकी मुट्ठी खोलो, शायद ये मरने से पहले हमें कातिल का नाम बता गया हो। इंस्पेक्टर ने मशक्कत करके रसोइये की अकड़ी हुई उंगलियां खोलीं। उसकी हथेली में एक बटन था, एक सोने का बटन, किसी महंगे कोट या शेरवानी का। उस पर एक खास निशान बना था, एक दौड़ता हुआ घोड़ा। ये बटन? ब्योमकेश की आंखें चमक उठीं। मैंने ये बटन आज रात किसी के कपड़ों पर देखा है। तभी ऊपर की मंजिल से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। धड़ाम! ऊपर! ब्योमकेश चिल्लाया। कातिल अभी भी अपना काम खत्म नहीं कर पाया है। वे दोनों किचन से बाहर लपके और सीढ़ियों की तरफ भागे। बिजली कड़की और उस रोशनी में ब्योमकेश ने सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई देखी, एक लंबी काली परछाई जो रेलिंग पकड़कर उन्हें ही देख रही थी। रुक जाओ! राणे ने अपनी रिवॉल्वर तान दी, लेकिन परछाई पलटी और अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। वो हमें अलग करना चाहता है, ब्योमकेश ने दौड़ते हुए कहा। राणे, तुम पीछे के रास्ते से जाओ, मैं सीधा पीछा करूंगा। आज ये शिकार जाल से बचकर नहीं जाना चाहिए। ब्योमकेश के दिमाग में अब वो तस्वीर साफ हो रही थी। सोने का बटन, चांदी का कड़ा, जहर, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। लेकिन ये दिशा इतनी भयानक थी कि ब्योमकेश को खुद अपनी सोच पर शक हो रहा था। क्या लालच इंसान को इतना नीचे गिरा सकता है? हवेली की पहली मंजिल। लंबी लंबी परछाइयां दीवारों पर नाच रही हैं। ब्योमकेश संभल कर कदम रख रहा है। हर कमरे का दरवाजा बंद है। ब्योमकेश उस गलियारे में खड़ा था जहां डॉक्टर अवनीश का बेडरूम और लाइब्रेरी थी। समीर, खन्ना, शीला, ब्योमकेश ने आवाज दी। छुपने का कोई फायदा नहीं है,
रसोइया मारा गया है। अब ये खेल चोरी का नहीं, फांसी के फंदे का है। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। ब्योमकेश ने लाइब्रेरी का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर किताबों की अलमारियों के बीच दो लोग दुबके हुए बैठे थे, समीर और मिस्टर खन्ना। दोनों पसीने से तरबतर थे और डर के मारे कांप रहे थे। हमने नहीं मारा, खन्ना ने ब्योमकेश को देखते ही हाथ ऊपर कर दिए। कसम से, हम तो बस जान बचाने के लिए यहां छुपे थे। किससे? ब्योमकेश ने कड़ाई से पूछा। उससे, समीर ने कांपती उंगली से अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। शीला, वो पागल हो गई है। शीला? ब्योमकेश चौंक गया। हाँ, समीर ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। रसोइये की मौत के बाद हमने शीला को किचन से भागते हुए देखा था। उसके हाथ में खून लगा था। जब हमने उससे पूछा तो वो हम पर चिल्लाई और ऊपर भाग गई। उसके हाथ में वो जहर की शीशी थी। ब्योमकेश ने समीर के कोट को गौर से देखा। समीर ने एक महंगा वेलवेट का ब्लेजर पहना था। ब्योमकेश की नजर उसके कफ पर गई। समीर, ब्योमकेश ने शांत आवाज में पूछा, तुम्हारे ब्लेजर का तीसरा बटन कहां है? समीर ने अपने कोट की तरफ देखा। वहां से एक सोने का बटन गायब था जिस पर दौड़ते हुए घोड़े का निशान था। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। खन्ना धीरे से समीर से दूर हट गए। तो वो बटन तुम्हारा था? खन्ना ने अविश्वास से पूछा। तुमने रसोइये को मारा? नहीं, समीर चिल्लाया। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। मेरा बटन तो शाम को ही टूट गया था, जब मैं सीढ़ियों से गिर गया था। रसोइये ने उसे उठा लिया होगा। मेरा यकीन करो, मैंने नहीं मारा। झूठ, ब्योमकेश ने समीर का कॉलर पकड़ लिया। माली रघु ने कहा था कि उसने जहर बनाने वाले के हाथ में चांदी का कड़ा देखा था। अपनी आस्तीन ऊपर करो समीर। समीर ने विरोध किया, लेकिन ब्योमकेश की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने झटके से समीर की आस्तीन ऊपर खींची। कलाई खाली थी, सिर्फ एक महंगी घड़ी थी, कोई कड़ा नहीं। ब्योमकेश ने उसे छोड़ दिया। कोई कड़ा नहीं। वो खन्ना की तरफ मुड़ा। मिस्टर खन्ना, अपनी कलाई दिखाइए। खन्ना ने तुरंत हाथ आगे कर दिया। उनकी कलाई भी खाली थी। तो फिर रघु ने क्या देखा? ब्योमकेश खुद से सवाल करने लगा। चांदी का कड़ा चमकता हुआ बारिश की रात में। अचानक ब्योमकेश की नजर कमरे में रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। प्रतिबिंब, ब्योमकेश जोर से बोला। रघु ने सीधे हाथ को नहीं देखा था, उसने कांच की खिड़की के जरिए देखा था और बारिश की वजह से दृश्य धुंधला था। मतलब? खन्ना ने पूछा। मतलब ये, ब्योमकेश ने समीर की घड़ी की तरफ इशारा किया। समीर की ये घड़ी, इसका पट्टा स्टेनलेस स्टील का है। जब बिजली कड़की होगी तो ये चांदी के कड़े जैसा चमका होगा। रघु को लगा वो कड़ा है, लेकिन वो ये घड़ी थी। समीर अब बुरी तरह फंस चुका था। बटन रसोइये की मुट्ठी में था, घड़ी कड़े जैसी दिखती थी और उसके पास पैसे का मोटिव था। इंस्पेक्टर राणे, ब्योमकेश ने आवाज लगाई। राणे दौड़ते हुए लाइब्रेरी में आए। समीर को गिरफ्तार कर लो, सारे सबूत इसके खिलाफ है। समीर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, लेकिन राणे ने उसे हथकड़ी पहना दी। केस सॉल्व्ड ब्योमकेश, राणे ने राहत की सांस ली। चलो इस ड्रामे को खत्म करते हैं। ब्योमकेश खिड़की के पास खड़ा होकर समीर को ले जाते हुए देख रहा था। सब कुछ कितना सही बैठ रहा था, लेकिन ब्योमकेश का दिल नहीं मान रहा था। इतना आसान? ब्योमकेश बुदबुदाया। समीर एक डरपोक शराबी है। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जहर बनाए, रसोइये के सिर पर वार करे और फिर भी इतना लापरवाह कि अपना बटन वहीं छोड़ दे? तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां कारपेट के नीचे कुछ चमक रहा था। ब्योमकेश ने झुककर उसे उठाया। ये कांच की चूड़ी का टुकड़ा था और उस पर खून लगा था। शीला, ब्योमकेश की आंखों में समझ की एक नई लहर दौड़ी। समीर तो बस एक मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। उसने राणे को रोका नहीं, उसने उन्हें समीर को ले जाने दिया, क्योंकि असली कातिल को पकड़ने के लिए ब्योमकेश को उसे ये यकीन दिलाना था कि वो जीत चुका है। खन्ना साहब, ब्योमकेश ने खन्ना की तरफ मुड़कर कहा, जो अब रिलैक्स होकर पानी पी रहे थे। शीला कहाँ है? आपने कहा था वो ऊपर भागी थी, लेकिन ऊपर के कमरे तो खाली हैं। पानी पीते हुए खन्ना का हाथ एक पल के लिए रुका। शायद छत पर हो, खन्ना ने सुझाव दिया, या स्टोर रूम में। चलिए देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शीला कातिल नहीं बल्कि अगली शिकार है। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल।
संकरी सीढ़ियां जो अटारी की ओर जाती हैं। बाहर बिजली कड़कने से खिड़कियों पर डरावनी आकृतियां बन रही हैं। व्योमेश आगे है, उसके हाथ में टॉर्च है। उसके पीछे मिस्टर खन्ना है जो भारी सांसें ले रहे हैं। शीला यहां ऊपर क्या कर रही होगी? खन्ना ने घबराई हुई आवाज में पूछा। यहां तो सिर्फ पुराना कबाड़ है। वही तो, व्योमेश ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। एक कातिल के लिए छिपने की या किसी को छिपाने की इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? व्योमेश ने अटारी का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। चर। दरवाजा खुलने की आवाज सन्नाटे में चीख की तरह गूंजी। अंदर धूल और सीलन की गंध थी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। पुराने संदूक, टूटी कुर्सियां और मकड़ी के चाले। और फिर रोशनी एक कोने में जा रुकी। वहां एक पुरानी आराम कुर्सी पर शीला बैठी थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी। उसके गले में एक रेशमी स्कार्फ कसकर लिपटा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। हे भगवान! खन्ना पीछे हट गए, मुंह पर हाथ रख लिया। वो मर गई? समीर ने उसे मार डाला? व्योमेश धीरे से लाश के पास गया। उसने शीला की कलाई पकड़ी। ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। उसने उसके गले पर बने निशानों को देखा। फिर उसने फर्श पर देखा जहां शीला की ईड़ी के निशान रगड़ खाने से बने थे। ये एक दर्दनाक मौत थी। समीर ने इसे नहीं मारा, व्योमेश ने खड़े होकर शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? समीर ने ही तो रसोइये को मारा। उसी का बटन मिला था वहां, और शीला गवाह थी, इसलिए उसने इसे भी रास्ते से हटा दिया। गणित गलत है मिस्टर खन्ना। व्योमेश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। समीर पिछले 1 घंटे से हमारे साथ नीचे हॉल में या लाइब्रेरी में था। शीला का शरीर अकड़ चुका है। रिगर मॉर्टिस शुरू हो चुका है। इसकी मौत कम से कम 2 घंटे पहले हुई है। व्योमेश धीरे धीरे खन्ना की तरफ मुड़ा। टॉर्च की रोशनी अब लाश पर नहीं, सीधे खन्ना के चेहरे पर थी। 2 घंटे पहले, यानी ठीक उस वक्त जब डॉक्टर अवनीश की मौत का पता चला था, जब हम सब हॉल में जमा थे। उस वक्त शीला वहां नहीं थी, और आप भी कुछ देर के लिए गायब थे, ये कहकर कि आप वॉशरूम जा रहे हैं। खन्ना का पसीना अब माथे से टपक कर उनकी आंखों में जा रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने शीला को भागते हुए देखा था। यही तो झूठ है। व्योमेश ने शीला की बंद मुट्ठी की तरफ इशारा किया। आपने कहा था शीला भाग रही थी, लेकिन शीला की लाश यहां आराम कुर्सी पर है। उसे यहां लाया गया था। उसे बहला फुसलाकर यहां बुलाया गया, शायद ये कहकर कि मेरे पास पैसे हैं, चलो भाग चलते हैं। और फिर पीछे से उसका गला घोंट दिया गया। व्योमेश ने शीला की मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वही टूटी हुई कांच की चूड़ी थी जिसका एक टुकड़ा लाइब्रेरी में मिला था, और उसके साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। व्योमेश ने कागज पढ़ा। यह एक बैंक रसीद थी, आज की तारीख की। एक बहुत बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन, 50 लाख रुपए। व्योमेश ने पढ़ा। ये पैसे डॉक्टर के अकाउंट से आज सुबह ट्रांसफर हुए थे, और रिसीवर के नाम की जगह आपकी कंपनी का नाम है, खन्ना फार्मास्यूटिकल्स। अब खन्ना पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उनका चेहरा अब डरा हुआ नहीं, बल्कि क्रूर हो चुका था। तुम बहुत होशियार बनते हो जासूस, लेकिन कभी कभी ज्यादा जानना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अटारी का दरवाजा। खन्ना दरवाजे के पास खड़े हैं। उनका हाथ अब उनकी कोट की जेब के अंदर है। व्योमकेश निहत्था है, लाश के पास खड़ा है। तो ये सब बिजनेस के लिए था? व्योमकेश ने पूछा। उसकी आवाज में रत्ती भर भी डर नहीं था। सिर्फ दिवालिया होने से बचने के लिए आपने 3 जानें ले ली, डॉक्टर, रसोइया और शीला? सिर्फ बिजनेस नहीं व्योमकेश, ये अस्तित्व, सर्वाइवल का सवाल था। खन्ना ने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली। वो वही रिवॉल्वर थी जो शायद उन्होंने डॉक्टर के कलेक्शन से चुराई थी। अवनीश मेरा दोस्त था, लेकिन वो एक जिद्दी बुढ़ा बन गया था। उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मेरे पास जहर बनाने का फॉर्मूला था, लेकिन पैसा नहीं। अवनीश ने मुझे बेइज्जत किया।
मुझे उसे रास्ते से हटाना ही था। और समीर का बटन? ब्योमकेश ने पूछा, जैसे वो किसी पहेली का हल जान रहा हो, ना कि मौत के सामने खड़ा हो। समीर एक बेवकूफ शराबी है, खन्ना हंसे। कल शाम जब वो नशे में गिरा था, उसका बटन टूट गया था। मैंने उसे उठा लिया। मुझे पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इल्जाम उस पर मढ़ा जा सकता है। रसोइये को मारते वक्त मैंने वो बटन उसकी मुट्ठी में रख दिया। कितना आसान था, है ना? बहुत चालाक, ब्योमकेश ने तारीफ की। और चांदी का कड़ा? खन्ना मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को थोड़ा ऊपर खिसकाया। उसके नीचे उनकी कलाई पर एक सर्जिकल स्टील का ब्रेसलेट, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट बंधा था। मुझे डायबिटीज है ब्योमकेश, ये मेडिकल ब्रेसलेट है, इसे मैं कभी नहीं उतारता। रघु की बूढ़ी आंखों ने इसे देखा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये कड़ा नहीं है। यानी आप ही वो सभ्य आदमी हैं? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। सबसे शांत, सबसे समझदार, डॉक्टर के सबसे पुराने दोस्त। आपने शीला को अपने साथ मिलाया डॉक्टर को जहर देने के लिए। आपने उसे वादा किया कि आप उसके साथ भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ आपने उसे भी मार दिया ताकि कोई गवाह ना रहे। बिल्कुल, खन्ना ने रिवॉल्वर का घोड़ा पीछे खींचा। क्लिक। और अब बारी तुम्हारी है जासूस। पुलिस सोचेगी कि समीर ने तुम्हें भी मार दिया और भाग गया। राणे तो वैसे भी लट्टू की तरह मेरी बातों में आ गया है। खन्ना ने निशाना साधा। दूरी महज 10 कदम थी, बचना नामुमकिन था। एक आखिरी बात खन्ना साहब, ब्योमकेश ने अचानक छत की तरफ देखा। क्या आपने सोचा नहीं कि मैंने इंस्पेक्टर राणे को नीचे क्यों छोड़ दिया? खन्ना एक पल के लिए ठिठके। क्या? मैंने राणे को समीर को ले जाने के लिए नहीं भेजा था, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे घर के बाहर मेन स्विच के पास भेजा था। अचानक अटारी में लगा एक पुराना धूल भरा स्पीकर भनभनाया और फिर आवाज आई, खन्ना की अपनी आवाज। अवनीश ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे उसे रास्ते से हटाना ही था। समीर एक बेवकूफ शराबी है। मैंने वो बटन उसकी मुट्ठी में रख दिया। कितना आसान था, है ना? खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? ब्योमकेश ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन जल रही थी। कॉल कनेक्टेड है खन्ना साहब। मेरा फोन मेरी जेब में था और नीचे हॉल में राणे का फोन स्पीकर पर है। आपकी पूरी स्वीकारोक्ति, कन्फेशन, पुलिस फोर्स और समीर दोनों ने सुन ली है। खन्ना के हाथ कांपने लगे। गुस्से और हताशा में वो चिल्लाया, तो मैं तुम्हें मारकर यहां से भाग जाऊंगा। उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। ठाएं। गोली चली, लेकिन ब्योमकेश नहीं गिरा। ब्योमकेश अपनी जगह से हिला भी नहीं था। गोली ब्योमकेश के कंधे के पास से निकलकर पीछे दीवार में जा सी। खन्ना का निशाना चूक गया था, इसलिए नहीं कि वो बुरे निशानेबाज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अंधेरे में से एक ईंट आकर सीधे खन्ना के हाथ पर लगी थी। आह! खन्ना के हाथ से बंदूक छूट गई। दरवाजे के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन है वहां? खन्ना दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़े। बिजली कड़की। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। वो पुलिस नहीं थी, वो समीर नहीं था, वो रघु था, बूढ़ा माली, हाथ में एक और ईंट लिए। उसकी आंखों में अब कोई शून्यता नहीं थी, सिर्फ आग थी। मैंने कहा था ना साहब, हिसाब तो होकर रहेगा। अटारी में तनाव अपने चरम पर है। मिस्टर खन्ना का हाथ ईंट लगने से जख्मी है। उनकी रिवॉल्वर फर्श पर पड़ी है। दरवाजे पर बूढ़ा माली रघु खड़ा है, जो अब बूढ़ा नहीं बल्कि एक घायल शेर जैसा लग रहा है। ब्योमकेश उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। खन्ना दर्द से कराहते हुए पीछे खिसके। उनकी आंखों में पहली बार मौत का डर दिखाई दे रहा था। वो डर जो उन्होंने डॉक्टर अवनीश की आंखों में देखा था, वो डर जो उन्होंने शीला की आंखों में देखा था। अब वही डर उनके खुद के अस्तित्व को निगल रहा था। रघु, खन्ना ने कांपती आवाज में सौदा करने की कोशिश की। रघु, पागल मत बनो, ये जासूस झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हारे भाई के बारे में डॉक्टर से बात की थी। मैं उसे न्याय दिलाना चाहता था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके भारी कदम लकड़ी के फर्श पर धम धम कर रही थे। उसने खन्ना की बातों को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे वो हवा का शोर हो। पैसा? रघु ने एक अजीब सी फटी हुई आवाज में कहा। साहब, 30 साल पहले मेरे भाई की जान की कीमत डॉक्टर ने 5000 रुपए लगाई थी। आज तुम मेरी ईमानदारी की कीमत लगा रहे हो। जंगल में जानवर पैसे नहीं खाते खन्ना साहब,
वे सिर्फ मांस और खून पहचानते हैं। रघु ने जमीन से वही ईंट फिर उठाई। उसकी आंखों में हत्या का जुनून था। तुमने डॉक्टर को मारा, मुझे कोई दुख नहीं, रघु ने दांत पीसते हुए कहा। वो पापी था, लेकिन तुमने उस रसोइये को मारा, उस शीला बीबी को मारा, और अब तुम मुझे खरीदना चाहते हो। रघु ने ईंट तान ली। वो खन्ना का सिर कुचलने ही वाला था। खन्ना ने चीखते हुए अपना चेहरा ढक लिया। रुक जाओ रघु, व्योमकेश ने रघु की कलाई पकड़ ली। रघु ने झटके से व्योमकेश की तरफ देखा। छोड़िए मुझे बाबूजी, ये आदमी जीने के लायक नहीं है। पुलिस इसे ले जाएगी, कोर्ट में वकील बहस करेंगे और ये पैसों के दम पर छूट जाएगा। मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा, यही इंसाफ है। व्योमकेश ने रघु की कलाई नहीं छोड़ी। उसकी पकड़ सख्त थी। ये इंसाफ नहीं है रघु, ये बदला है, व्योमकेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर तुम इसे अभी मार दोगे तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डॉक्टर ने खुद को भगवान समझा था, खन्ना ने खुद को जल्लाद समझा। क्या तुम भी वही बनना चाहते हो? क्या तुम भी इस चिड़ियाखाना का एक और जानवर बनना चाहते हो? रघु का हाथ कांपने लगा। उसकी सांसें भारी चल रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो व्योमकेश पर भी वार कर देगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि टपकती हुई छत से गिरती पानी की बूंदें भी बम जैसी आवाज कर रही थीं। तभी सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर राणे और 4 हवलदार हथियार ताने व्योमकेश में घुस आए। हथियार नीचे डाल दो, राणे चिल्लाया। रघु ने एक पल खन्ना को देखा, फिर व्योमकेश को। धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ ढीली हुई। ईंट उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी। धप। उस आवाज के साथ ही रघु का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वो घुटनों के बल बैठ गया, अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगा। एक ऐसा रोना जो 30 सालों से उसके सीने में दबा हुआ था। पुलिस ने खन्ना को दबोच लिया। हथकड़ियां लगाई गईं। खन्ना, जो कुछ मिनट पहले तक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अब एक टूटे हुए आदमी की तरह घिसटते हुए ले जाए जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने व्योमकेश की तरफ देखा, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब से अविश्वास के साथ, जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका परफेक्ट प्लान एक बटन और एक फोन कॉल से ध्वस्त हो गया। व्योमकेश ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, लेकिन उसे जलाया नहीं। उसने बस उसे उंगलियों में घुमाया। राणे, व्योमकेश ने थकी हुई आवाज में कहा, समीर को छोड़ दो। वो बेगुनाह है, बेवकूफ है, लालची है, लेकिन कातिल नहीं है। खन्ना को ले जाया गया। रघु को गवाही के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। अब उस अटारी में सिर्फ व्योमकेश और शीला की लाश बची थी। व्योमकेश शीला के पास गया और उसके खुले हुए स्कार्फ को ठीक करके उसका चेहरा ढक दिया। बेचारी, व्योमकेश ने बुड़बुड़ाया। इसने सोचा था कि यह पिंजरे से भाग रही है। इसे पता नहीं था कि यह पिंजरे से निकलकर सीधे कसाई खाने में जा रही है। बाहर तूफान अब थम चुका था, लेकिन व्योमकेश जानता था कि असली तूफान तो अब लोगों के दिमाग में शुरू होगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है। आसमान साफ है, लेकिन हवेली का माहौल अभी भी भारी है। पुलिस की पीली टेप हर जगह लगी है। समीर पोर्च की सीढ़ियों पर बैठा है, शॉल ओढ़े हुए। व्योमकेश अपनी कार के पास खड़ा है, इंस्पेक्टर राणे से बात कर रहा है। सुबह की धूप चिड़ियाखाना पर पड़ रही थी, लेकिन वो धूप उस घर के काले अतीत को रोशन नहीं कर पा रही थी। समीर अब करोड़पति था। डॉक्टर की सारी जायदाद, ये हवेली, बैंक बैलेंस सब उसका था, लेकिन वो सीढ़ियों पर ऐसे बैठा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे। शराब का नशा उतर चुका था और हकीकत का नशा चढ़ रहा था। व्योमकेश उसके पास गया। बधाई हो समीर, व्योमकेश ने व्यंग से नहीं बल्कि सपाट आवाज में कहा। तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे, दौलत, आजादी। समीर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। दौलत? समीर की आवाज फटी हुई थी। अंकल मर गए, शीला मर गई, रसोइया मर गया, खन्ना जेल गया। इस घर में अब सिर्फ मैं बचा हूं और वे मरे हुए जानवरों के सिर। उसने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है वे सब मुझे देख रहे हैं व्योमकेश बाबू। मुझे डर लग रहा है, इस घर से और खुद से। डरना भी चाहिए, व्योमकेश ने कहा, क्योंकि अब तुम इस चिड़ियाखाने के मालिक हो। और याद रखना, पिंजरे का मालिक होना पिंजरे में बंद होने से ज्यादा खतरनाक होता है।
ब्योमकेश मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। इंस्पेक्टर राणे वहां फाइल बंद कर रहे थे। ब्योमकेश, राणी ने पूछा, एक बात समझ नहीं आई। खन्ना इतना अमीर आदमी था, उसके पास नाम था, शोहरत थी, उसने ये सब क्यों किया? सिर्फ बिजनेस बचाने के लिए? वो दिवालिया हो जाता तो क्या हुआ, दोबारा खड़ा हो सकता था। मर्डर क्यों? ब्योमकेश ने कार के दरवाजे पर हाथ रखा और उस भव्य हवेली को देखा। इंस्पेक्टर, तुमने कभी सोचा है कि शेर आदमखोर क्यों बनता है? राणे ने सिर हिलाया। भूख की वजह से? नहीं। ब्योमकेश ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और आखिरकार अपनी सिगरेट जलाई। शेर आदमखोर तब बनता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसमें शिकार करने की ताकत नहीं रहती, लेकिन भूख और अहंकार वही रहता है। खन्ना का बिजनेस उसका शिकार था। जब वो हाथ से फिसलने लगा तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। उसे गरीबी से डर नहीं था राणे, उसे आम आदमी बनने से डर लगता था। वो अपनी बादशाहत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ब्योमकेश ने धुएं का एक लंबा कश छोड़ा। डॉक्टर अवनीश ने इस जगह का नाम चिड़िया खाना इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें शिकार का शौक था, लेकिन वो गलत थे। ये जगह चिड़िया खाना इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ जानवरों के सिर टंगे थे। ये चिड़िया खाना इसलिए थी क्योंकि यहाँ रहने वाले इंसान अपनी अपनी फितरत के गुलाम थे। रघु एक घायल हाथी जो बदला लेने के लिए 30 साल तक शांत खड़ा रहा। समीर एक लकड़बग्घा जो दूसरों के शिकार पर जीने का इंतजार कर रहा था। शीला एक हिरण जो सुनहरे जाल को आजादी समझ बैठी थी। और खन्ना। ब्योमकेश रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खन्ना वो सांप था जिसने उसी हाथ को डसा जिसने उसे दूध पिलाया था। और हम? राणे ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम क्या हैं? ब्योमकेश ने सिगरेट जमीन पर गिराई और उसे अपने जूते से मसल दिया। हम वो मदारी हैं इंस्पेक्टर, जो ये सोचते हैं कि हम जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, ब्योमकेश ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठा। सच ये है कि जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाता है, उस दिन हमें पता चलता है कि जंगल हमसे कितना करीब है। कार का इंजन स्टार्ट हुआ। ब्योमकेश ने एक आखिरी बार रियर व्यू मिरर में हवेली को देखा। वहां पोर्च पर बैठा समीर अब छोटा दिखाई दे रहा था। हवेली एक विशाल दानव की तरह उसके पीछे खड़ी थी, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। ब्योमकेश ने गियर डाला। चलो, उसने खुद से कहा। शहर में और भी कई चिड़ियाघर हैं जहां जानवर इंसानी हाल ओढ़कर घूम रहे हैं। कार धूल उड़ाती हुई निकल गई। पीछे छोड़ गई सिर्फ खामोशी और वो नाम जो गेट पर लिखा था, जो अब धूप में चमक रहा था, लेकिन खून के धब्बों से कभी साफ नहीं होने वाला था। चिड़िया खाना। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सबने कहानी सुन ली। अब मैं आपसे सबसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और उसके सही जवाब आपको कमेंट में लिखने हैं। पहला सवाल, रघु ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए 30 साल इंतज़ार किया, तो बताइए आपकी नज़र में रघु क्या है? ऑप्शन 1 पीड़ित, ऑप्शन 2 कातिल। दूसरा सवाल, ब्योमकेश बख्शी ने कहा इंसान ही सबसे खतरनाक जानवर है, तो अब बताइए आप इस बात से सहमत हैं हालात इंसान को जानवर बना देते हैं, हाँ या ना? थैंक यू।